हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की 6 क्लास है, जिसमें हम 2015 का क्वेश्चन पेपर समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले 5 क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर इन क्वेश्चन से कोई नया क्वेश्चन बनता है रीड फरवरी 2025 वाले एग्जाम में, तो वो बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। तो इन क्लासेस को आप लोग जरूर फॉलो करना और पूरा एंड तक देखना क्लास को, जिससे कि आपकी बेहतर समझ बने। और अगर आप लोगों ने पहले की 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और ये सभी क्लासेस आपको रीड फरवरी 2025 एग्जाम को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। साथ के साथ जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस, DSSB, ऑल टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट हैपेंड व्हेन ड्राई स्लिक्ड लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CaOCl2। तो आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी के भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक केमिकल फॉर्मूला के ऊपर रीट में क्वेश्चन बनता है। तो बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा? NaHCO3। वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम को टेम्परेचर पर हीट करके बनाया जाता है। जिप्सम क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक भी इनको बोला जाता है। लेमार्क, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, यानी कि विकासवादी परिस्थिति के जनक इनको बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ये। चार्ल्स डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन है, फादर ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशन, यानी कि आधुनिक विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है। तो आप सभी ये पॉइंट नोट करते चलना और आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, टू अंडरलाइन। मेनली जो वर्ब है वो 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट एक्शन वर्ब और दूसरा स्टेट वर्ब, यानी कि अवस्था क्रिया। एक्शन वर्ब रिफर टू एन एक्शन, जब किसी क्रिया में कोई कार्य दर्शाया जा रहा हो तो वहां पर क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, काम करना, तोड़ना, किक करना, कुक करना, लेना, ये सभी शामिल है। तो यहाँ पर टू अंडरलाइन में एक्शन को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक्शन वर्ब हो जाएगी टू अंडरलाइन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टेट वर्ब क्या है? ये किसी अवस्था को दर्शाएं। फॉर एग्जाम्पल, जानना, विश्वास करना, पसंद करना, नापसंद करना, याद रखना, मान लेना, समझना, विश, वांट, ये सभी किस में शामिल हो जाएगा? स्टेट वर्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic diversity of our senses experiences corresponding to logically uniform system of thought. Above mentioned definition of science is given by। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। और ये किसके द्वारा दी गई है? एल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, यानी कि आधुनिक भौतिकी के जनक भी इनको कहते हैं। और प्रो फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। WC डैम्पियर, तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट थे, और डेवलपिंग मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लैक्टोज फ्रॉम द बे, यानी कि मट्टे से लैक्टोज निकालने की विधि विकसित करने के लिए इनको जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको तो हम सभी जानते हैं, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और बच्चे इनको चाचा नेहरू कहते थे। JB कॉनेंट, ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे, और अम्ल क्षार रसायन विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए भी इनको जाना जाता था। अब आप लोग सभी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें भी बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, साथ के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बच्चे इसमें इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट करते हैं और कलेक्टिवली यानी कि समग्र रूप से भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सभी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज गिवन टेक्सोनोमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बीएस ब्लूम। और ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम को क्लियर करने में। तो 3 डोमेन कौन से बताए थे मैंने? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्मन ए क्राउडर। इसीलिए इसे क्राउडेरियन मॉडल भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें अवधारणाओं को छोटी अवधारणाओं में विभाजित किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स उसे आसानी से या फिर कुशलता के साथ आत्मसात यानी कि एसिमिलेट कर सके। और इसे इंट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये छात्रों को सीखने और अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। और यह इस विचार को दर्शाता है कि सार्थक सीखना तब होता है जब छात्रों को स्थिति या सामग्री के साथ अवगत कराया जाता है। बीएफ स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। थॉमस जी गिलबर्ट, इन्होंने ह्यूमन परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी यानी कि मानव प्रदर्शन प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया। थॉर्नडाइक, इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलम एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, साइंस फेयर्स। सह पाठचर्या गतिविधि क्या है? ये आमतौर पर कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है ताकि छात्रों को अपनी विशेष प्रतिभा विकसित करने और विभिन्न रूपों के माध्यम से खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए जा सके। अब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग नोट कर लेना। साइंस फेयर यानी कि विज्ञान मेले तो हो ही गया, साइंस एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग, साइंस ड्रामास, विजिटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन साइंस क्लब, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल सर्विसेज, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? को करिकुलम एक्टिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड्स? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन ये एक ऑडियो एड है, इसका उपयोग पहले से रिकॉर्ड की गई ध्वनियों को चलाने के लिए किया जाता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑडियो एड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें सुधार लाना। इवैल्यूएशन क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे है, यानी कि एक व्यवस्थित तरीका है स्टूडेंट्स की क्षमताओं का आकलन करना, प्रदर्शन का विश्लेषण करना, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और प्रगति करने में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सफल शिक्षण के लिए शिक्षण में उचित गुणवत्ता वाले मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करके सीखने की आवश्यकता है। और पर्पस क्या है इवैल्यूएशन का? शिक्षार्थी में सोच और तर्क को प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों और ताकत का निदान करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और उसमें सुधार लाना, शिक्षण विधियों के मूल का मापन करना, छात्रों की सीखने की क्षमता का आकलन करना, फीडबैक सिस्टम को बिल्ड करना जो शिक्षार्थियों को उनकी सीखने को बढ़ाने में मदद करे, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में निरंतर फीडबैक प्रदान करना। तो आई होप आपको इवैल्यूएशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ वो आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे कि रीट फरवरी 2025 वाले एग्जाम में अगर इन कॉन्सेप्ट से कोई नया क्वेश्चन बने तो वो आप बड़े आराम से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज लास्ट स्टेप इज रेमेडियल टीचिंग? तो लास्ट स्टेप क्या है रेमेडियल टीचिंग का? डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि निदानात्मक शिक्षण क्या है? यह टीचर द्वारा लर्नर्स की समझ में आने वाली कठिनाइयों या गैप्स को जानना तथा लर्नर्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्किल्स आदि की पहचान करने में मदद करता है। तो सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्र का पता लगाना और उनकी पहचान करना, ये होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग के कुछ स्टेप हैं, वो हम समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? उन स्टूडेंट को पहचानना जिनको परेशानी हो रही है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है।
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लर्निंग डिफ़िकल्टीज, एरर और गैप्स का पता लगाना। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं उनके कारणों का पता लगाना, खोज करना कि क्या कारण है। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा रिमूविंग डिफ़िकल्टीज थ्रू द रेमेडियल टीचिंग। तो जो रेमेडियल टीचिंग है वो सबसे लास्ट स्टेप है। तो रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? ये समस्याओं पर काबू पाने के लिए की जाती है। लर्नर्स की आवश्यकता, सहायता, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए गैमीट। गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार के गैमीट्स के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन प्लांट आर हैप्लॉइड सेल्स। पौधे में युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। फ्लावर क्या है? फूल एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ओवरी ये प्लांट का फीमेल पार्ट है और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी कि द्विगुण संरचना है। एंथर ये फ्लावर का मेल पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण होते हैं। ये भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी कि द्विगुण संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो पेनिसिलियम है ये एक फंगस यानी कि कवक है। पौधे की वृद्धि को बढ़ाने और विभिन्न विशेषताएं इसमें होती हैं। इसमें फाइटो हार्मोन्स का उत्पादन, फॉस्फेट सॉल्बिलाइजेशन, अमीनो एसिड का संश्लेषण ये सभी शामिल है और इसीलिए ये मानव जाति के लिए फायदेमंद है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया मनुष्य में निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार हैं जो लंग्स के एल्वियोली हवा में भरी थैली को संक्रमित करता है। साल्मोनेला टाइफी ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो मनुष्य में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। ये पैथोजन यानी कि रोगाणु आमतौर पर दूषित भोजन, दूषित पानी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है और ब्लड के माध्यम से अन्य अंगों में चले जाते हैं। तो आप सभी ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? स्टमक की लाइनिंग में जो ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। इसके आवश्यक घटक पाचन एंजाइम, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, HCl और म्यूकस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स इन मैन। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का लगभग समान तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ये किसके बराबर होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस पर डिपेंड होता है? मनुष्य की जो एज होती है उस पर डिपेंड होता है। जो एक्टिविटी हम करते हैं दिन के समय में, रात के समय में अलग अलग हो सकता है। तो इन चीज़ों पर जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो डिपेंड करता है। देखिए आप सभी जो न्यू NCERT है उसको ज़रूर कवर कर लेना और मैंने चैनल पर भी 2 मैराथन क्लास कराई हैं तो आप लोग वो सभी ज़रूर देख लेना। सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। न्यू NCERT को आप कवर कर लेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीट फरवरी 2025 एग्जाम को क्लियर करने में। और जो भी स्टूडेंट CTET की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट इज एसेंशियल नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा रेडिएशन। और जो हीट ट्रांसफ़र की तीनों प्रोसेस हैं वो मैंने आपको पहले की क्लासेस में समझाई हैं तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। देखिए जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की सभी क्लासेस को देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर जो टॉपिक सीरीज़ में आपको कराऊंगी उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी चीज़ें समझने में। और इन क्लासेस को देखने के बाद अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन को और डिटेल में समझना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिर उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करा दूंगी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड माना जाता है। यदि वायु का दबाव दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो हमसे ध्वनि का वेग यहाँ पर पूछा है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो ध्वनि का वेग होता है वो वायु के दबाव से स्वतंत्र होता है। ध्वनि का वेग वायु के दबाव से स्वतंत्र होता है। दबाव बढ़ने पर वायु का घनत्व तो बढ़ेगा। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी। तो प्रेशर और डेंसिटी का जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा। इस वजह से गति भी स्थिर रहेगी तो ध्वनि का वेग वही रहेगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड।
और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि ध्वनि की जो गति मीडियम के तापमान, आर्द्रता और लोच में परिवर्तन के साथ बदलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त करने के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम वेग है। यह पृथ्वी से अनंत दूरी तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेचुरल फाइबर आर, तो कॉटन, वूल, सिल्क, ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कंपोजिशन पूछा है पोर्टलैंड सीमेंट में CaO एंड SiO2 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। CaO कितना हो जाएगा? 60 to 68% और SiO2 17 to 24%। सीमेंट क्या है? यह एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है और इसे पहली बार 1824 में इंग्लैंड में जोसेफ एस्पिन द्वारा पेश किया गया था। और जो सीमेंट है उसी को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक चूना पत्थर के साथ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर आर, तो मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ये सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वेब ब्राउजर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेज, इमेज, वीडियो और अन्य फाइल की सामग्रियों का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर सर्वर से संपर्क करता है और जानकारी का अनुरोध करता है, और वेब सर्वर जानकारी को वेब ब्राउजर को वापस भेजता है, जो कंप्यूटर पर रिजल्ट को प्रदर्शित करती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्टेरॉयड आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ये क्या है? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंड को ही एस्टेरॉयड्स कहा जाता है, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो ये एस्टेरॉयड होते हैं, ये किसी ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो विस्फोट के कारण बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोनार इज यूज्ड फॉर, तो जो सोनार है ये पानी के नीचे की कलाकृतियों, जैसे कि पानी की पहाड़ियों, घाटियों, हिमखंडों, पनडुब्बियों और डूबे हुए जहाजों की दूरी, दिशा और गति निर्धारित करने के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा है lead is getting reduced, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। अब ये जो थर्ड और फोर्थ है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो इनकरेक्ट है, लेकिन थर्ड और फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द प्रोड्यूस्ड ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और हमें बताना है कि M और X एंड Y एंड Z क्या है। तो ये जो हमें 2FeSO4.7H2O दिया है, ये फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? FeSO4। तो M हमारा क्या हो जाएगा? FeSO4, MSeSO4। तो हमें दो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, फर्स्ट में और सेकंड में, सॉरी थर्ड में। अब जब इस FeSO4 को जब हम दोबारा गर्म करेंगे और ये FeSO4 जो हमें मिला है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोलेंगे। तो जब हम इसे अधिक गर्म करेंगे दोबारा, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बनने के लिए विघटित हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। X क्या हो जाएगा? Fe2O3, Y हो जाएगा SO2 और Z हो जाएगा SO3। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे पूछा है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ये वह ऊष्मा ऊर्जा है जो क्वथनांक पर द्रव अवस्था में 1 किलो पदार्थ को गैसीय अवस्था में 1 किलो पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक होती है। तो ये हमें डी ऑप्शन में दिया है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट
इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या हमसे पूछी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। तो ये कैसे आएगा ये हम समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे 8 ग्राम O2 में। तो ये क्या हो जाएगा 8/32। 32 ये क्या है, ये ऑक्सीजन की एटॉमिक वैल्यू है। 1 ऑक्सीजन के कण की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। तो 2 मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगा 60 इंटू 2 हम जब करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 0.25 मोल्स आ जाएंगे। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। हमें यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बतानी है, तो हमने 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन की वैल्यू के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।